नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो है यहाँ पर हिंदी की शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और लगातार हमारे क्लासेज चल रही है। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा साथियों, इस मौके को आप लोग नहीं चूकना चाहिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा साथियों कंप्लीट, और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में यहाँ पर ज़रूर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए साथियों, 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उससे हम लोग देखते हैं। 51 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है। निम्नलिखित, देखो यहाँ पर ये 51 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है। कौन सी विधि है जिसमें हम लोग जो है विद्यार्थियों को मौखिक जो है अभिव्यक्ति है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा या चित्र निर्माण द्वारा। तो हम लोग जो है मौखिक जहाँ पर बोलने वाली बात आती है, तो देखो वाक्य रचना करना, कहानी लेखन, चित्र लेखन, इनमें तो आ नहीं सकती, क्योंकि इसमें चित्र बनाने वाली बात है, इसमें कहानी लिखने वाली बात है और इसमें वाक्य लिखने वाली बात है। तो प्रश्नोत्तरी द्वारा जो हम लोग यहाँ पर मौखिक वाली बात कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस 52 नंबर का है, किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है। तो कौन सी विधि है जिसमें कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो वो विधि कौन सी है? शब्दार्थ कथन विधि प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली या फिर समीक्षा विधि प्रणाली। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, तो समीक्षा करता है सबसे पहले। तो समीक्षा विधि में दोनों चीजें आ जाती है, कथावाचक का काम भी वो कर लेता है और फिर उसकी प्रसंग की व्याख्या भी वो कर देता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। साथियों आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, दिल से आप लोग पढ़िए इनको, बहुत प्यारे प्रश्न है साथियों, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए 53 नंबर का प्रश्न है, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। खंडान्वय जो प्रणाली है उसमें भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्या द्वारा, तुलना द्वारा या समीक्षा के द्वारा। किसके आधार पर किया जाता है? तो खंडान्वय जो प्रणाली है भावों का स्पष्टीकरण जो है साथियों प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग प्रणाली में जो है विशेष महत्व किसका होता है? सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर या कवियों की जीवनी पर या नियमों पर। किस पे होता है साथियों? व्यवहारिक ज्ञान पर। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व जो दिया जाता है वो व्यवहारिक ज्ञान पर दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। अब श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? लेखन गति का विकास करना, इसके बाद में वाचन गति का विकास करना, एकाग्र चित्ता का विकास करना या शुद्ध और स्पष्ट लेखन का विकास करना। साथियों वाचन गति का विकास ये इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे इसमें आएंगे। तो श्रुत लेखन का उद्देश्य इनमें से लेखन गति का विकास करना बिल्कुल होता है, एकाग्र चित्ता का विकास भी होता है और शुद्ध और स्पष्ट लेखन का विकास भी होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाचन गति का कोई विकास इसमें नहीं होता है, ये कोई उद्देश्य इसका है भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आता है हमारा। देखो अगला प्रश्न है साथियों 52 नंबर का प्रश्न हम लोग यहां पर देख लेते हैं। और 52 नंबर के प्रश्न में क्या कहता, 56 नंबर का प्रश्न है। 56 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकाग्रता को प्रकट करती है। यानी कि इकाई जो है
किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का ये कथन किसने बोला था? तो साथियों, मॉरिसन, थॉमस एम रिस्क, हेनरी हेरप या हर्बर्ट, किसके द्वारा बोला गया था? थॉमस एम रिस्क के द्वारा ये बोला गया था साथियों। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 57 नंबर का प्रश्न आता है, यदि चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया था? तो ये सिंपल सा आंसर है, भाषा संसर्ग विधि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा साथियों। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो, तो भाषा पर पूरा पूरा अधिकार यानी कि संपूर्ण कार्य भाषा के इर्द गिर्द घूमने वाली जो बात आती है वो भाषा संसर्ग विधि होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं बात पूछ रहा है तो सम्मेलन, गोष्ठियां, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं या विदेशी भाषा शिक्षण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्राथमिक कक्षाएं। द्विभाषा क्षेत्र का जो है इसमें नहीं है, तो प्राथमिक कक्षाओं में ऐसा नहीं किया जाता। सम्मेलन गोष्ठियों में द्विभाषा का काम होता है, अनुवाद शिक्षण में भी द्विभाषा का काम होता है, विदेशी भाषा शिक्षण में भी दूसरी भाषा को भी हम लोग ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में ऐसा नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, समवाय प्रणाली शिक्षण क्या होती है? समवाय प्रणाली शिक्षण क्या होती है? सभी विषयों का समेकित ज्ञान करना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण भी करना। तो साथियों, जो समवाय प्रणाली होती है, समूह प्रणाली जिसको कहते हैं, एक साथ संपूर्ण क्रियाओं को हम लोग उसमें क्रियान्वित करते हैं, एक साथ संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो होती है जिसमें गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण शिक्षण को भी उसमें करना होता है। तो यहाँ पर 58 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चीज देखिएगा, ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, दो ऑप्शन हो गए। तीसरे ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 59 नंबर का क्वेश्चन है, साक्ष्य अभिकर्मिक अनुदेशन, साक्ष्य अभिकर्मिक अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता, वाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन, ये नहीं होगा इसमें। साक्ष्य अभिकर्मिक अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बात ये यही कहता है कि कौन सा सही नहीं है, उसमें वो नहीं करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 60वें नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? अब रचना शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो रचना शिक्षण में भाषा संसर्ग विधि नहीं आती है। 61 नंबर का प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो ये तो आप लोगों को 100% याद होगा कि जो हेनरी कॉल्डवेल कुक जो थे, उन्होंने खेल विधि का प्रतिपादन किया था। खेल विधि के जनक जो है हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। 62 नंबर का प्रश्न है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा के माध्यम से नवीन जो है भाषा को पढ़ाया जाता है? तो वो प्रोक्ष विधि है साथियों। कौन सी विधि है? प्रोक्ष, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, पठना आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी होती है? जब पढ़ने का आरंभ किया जाता है तो कौन योग्यता विकास के लिए
को सर्वाधिक रुचिकर विधि किसको माना जाता है? अनुकरण विधि को, या अक्षरबोध विधि को, ध्वनि साम्य विधि को, देखो और कहो विधि को? तो देखो और कहो विधि को जो है पठन आरंभ योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर माना जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण की जो है सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है? 64 नंबर का प्रश्न है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है व्याख्यान विधि, हर्बटीय विधि, दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर विधि। सबको पता है कि व्याख्यान विधि जो है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। साथियों, रसास्वादन यानी कि पढ़ने में आनंद आए, तो ये सबसे ज्यादा देखा जाता है प्राथमिक स्तर पर, तो ये इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 66 नंबर का प्रश्न है। देखो 66 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? रसास्वादन विधि आधारित है अर्थ पर, भाव पर, कला पर, रस पर। किस पर आधारित होती है? साथियों सबको पता है रस पर आधारित होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 नंबर का, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको सबको बोलने से पहले लिखने की बात किसने करी थी? मोंटेसरी ने करी थी, आप सबको पता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। 67 नंबर में ए ऑप्शन। 68 नंबर का प्रश्न है, छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने से बढ़ती है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, दृष्टांत विधि से, या व्याख्यान विधि से? साथियों रटने की जो बात आती है वो व्याख्यान विधि से ही बढ़ती है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती हैं जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं? तो अनुकरण विधि, वाचन विधि, 2 बार हो गया, भाषा संसर्ग विधि। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ऐसी शिक्षण विधि जिसमें छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है जिससे वो भाषा को शुद्ध रूप से जान सकते हैं, वो है भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि। 70 नंबर का प्रश्न है, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है? प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, हर्बटीय विधि, या उपयुक्त? साथियों सभी विधियां जो है शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, हर्बटीय विधि, उपयुक्त विधि। ठीक है, और बेस्ट माने जाए तो फिर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन यह डी ऑप्शन राइट होगा। 71 नंबर का प्रश्न है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त होता है? आत्मीकरण करना, तो मौन वाचन ही सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है साथियों, ये आप सबको पता भी होगा। 72 नंबर का प्रश्न है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा आत्मीकरण करना, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना, तो ये सी ऑप्शन। वर्णों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना, ये इसमें साथियों सी ऑप्शन ही राइट होगा साथियों, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 72 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 73 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली है वो कौन सी है? आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, या फिर रंगमंच? तो कक्षा अभिनय प्रणाली जो है प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ संवाद शिक्षण प्रणाली मानी जाती है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कक्षा अभिनय प्रणाली। 74 नंबर का प्रश्न है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है? भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का, या निबंध शिक्षण का? तो साथियों भाषा तत्वों का ज्ञान सबसे ज्यादा जो प्राप्त होता है वो गद्य शिक्षण से ही होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली कौन सी मानी जाती है? व्याख्या, तुलना, गीत और अभिनय प्रणाली? तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गीत और अभिनय प्रणाली को सही माना जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। 76 नंबर का प्रश्न आता है अपना यहाँ पर,
देखो, बहुत प्यारे प्रश्न है साथियों, और इनकी पीडीएफ आपको लेनी है तो कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में पीडीएफ मिलेगी। इसलिए आप कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ ज़रूर देखिएगा। और टेस्ट सीरीज लेनी है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, बहुत प्यारी टेस्ट सीरीज है, मतलब राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है साथियों। आप ज्वाइन कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। एक एक क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन वहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत तगड़ी व्याख्या की हुई है क्वेश्चन की। टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा आपका, 2-4 क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें तो। इतनी भयंकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, और मैं टेस्ट सीरीज पर ही काम करता हूं साथियों, कोई कोर्स वोर्स मेरा नहीं है। तो आप लोगों का प्यार है और ये वीडियो जो देख रहा है वो सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियो आगे भी उसको पता लगते रहे, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो 76 नंबर का प्रश्न है साथियों। देखो, वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? वर्णनात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि है? व्याख्या विधि, तुलना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शब्दार्थ कथन विधि। तो शब्दार्थ कथन विधि इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक और शिक्षक की क्रियाशीलता पर। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। भाषा शिक्षण की जो नवीन शिक्षण पद्धतियां हैं वहां पर बालक और शिक्षक दोनों ही क्या होने चाहिए? क्रियाशील होने चाहिए। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? तो व्याकरण की जो सूत्र विधि है वो हिंदी में किस भाषा से आई है? संस्कृत भाषा से आई है साथियों, क्योंकि संस्कृत में सूत्र चलते हैं। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, सुकरात का शिक्षण आव्यूह कौन सा है? प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन और व्याख्यान। तो सुकरात का तो सिंपल है, प्रश्नोत्तर पर ही ध्यान दिए उसने दिया था। 80 नंबर का प्रश्न है, योजना विधि का जन्मदाता इनमें से कौन है? साथियों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम लगती है तो 360 पे करके आप वीडियो को देखे फटाफट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा तो जल्दी हो जाता है। ठीक है। 80 नंबर का, इस योजना विधि का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है? H.C. मॉरिसन को, जॉन डीवी को, हर्बर्ट को और गार्डनर को। तो जो योजना विधि है उसका जन्मदाता हम लोग किसको मानते हैं? जॉन डीवी को मानते हैं। 100% सबको पता भी होगा। 81 नंबर का प्रश्न है, किस विधि में शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए? व्याख्यान विधि में, दृष्टांत विधि में, प्रदर्शन विधि में, हर्बर्टीय विधि में। अच्छा वक्ता होना चाहिए, इसका मतलब व्याख्यान विधि में ये आएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, निरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, वो व्याख्यान विधि है, कहानी विधि है, सूत्र विधि है, प्रदर्शन विधि है। तो ऐसा विषय जो निरस है लेकिन उसको भी रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो वो केवल कहानी विधि ही हो सकती है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 83 नंबर का प्रश्न है साथियों, बहुत प्यारे प्रश्न है भाई, आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपकी इच्छाएं, आप क्या चाहते हो पता ही नहीं लग रहा। 83, अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? अनुकरणात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि या उपयुक्त? तो साथियों, अनुकरण वाली बात जहाँ पर आ रही है इसका मतलब अनुकरणात्मक विधि में ये काम किया जाता है। साथियों, आप लोग जरूर निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को पढ़िए, मैं कह रहा हूं आपसे, आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूं, आप रोज 50-50 प्रश्नों के आप लोगों के पास वीडियो आ रहे हैं। आपको सोचे तो सही, 50 प्रश्न बहुत होते हैं एक दिन में करने के लिए। ठीक है, तो अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण के किस विधि में किया जाता है? तो वो अनुकरणात्मक विधि ही होगी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, दल शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए, सभी के लिए साथियों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, उच्च कक्षाओं के लिए जो है दल शिक्षण विधि बहुत उपयुक्त है। दल शिक्षण यानी कि मिलकर के पढ़ने से बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाते हैं और बोलने की क्षमता भी बढ़ती है साथियों, इंटेलिजेंसी वाली बात है ये। तो उच्च कक्षाओं के लिए ये श्रेष्ठ यहाँ ऑप्शन होगा इसका। 85 नंबर का प्रश्न है, किसी भाषा को पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है? ये कथन किसका है साथियों? किटसन ने कथन दिया था, किसी भाषा को पढ़ने
और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना होता है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। किटसन ने ये कथन कहा था, तो ये याद रखना, यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 नंबर का प्रश्न है, बिना रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है? बिना रुके एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? और वो विधि है कहानी विधि। कहानी विधि में स्पीड के साथ पढ़ा जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है, तो कहानी विधि में सिखाया जाता है। 87 नंबर का प्रश्न है, जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा ना उपयुक्त है वह कौन सी होती है? तो साथियों, दृष्टिहीन बालक जो होते हैं ब्रेल लिपि से शिक्षा उपयुक्त होती है, तो दृष्टिहीन बालक के लिए। 88 सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त कौन सा रहेगा? श्रुत लेख, प्रतिलेख या अनुलेख या कहानी लेख? तो अनुलेख जो है साथियों, वो सुंदर लिखने के लिए अनुलेख होना चाहिए, एक के पीछे एक। जैसे मान लो किसी ने कुछ लिखा हुआ है तो उसके वैसा का वैसा आप लिखो तो अनुलेख हो जाता है। अनु का मतलब पीछे। ठीक है, 89 का प्रश्न है, वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, जैक्टार्ट विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि? जो मॉन्टेसरी विधि है साथियों, वो ये कहती है कि किसी भी चीज को अगर आप सीखते हो तो सरल से कठिन की ओर सीखो। पहले सरल चीजों को पढ़ो, फिर कठिन की ओर धीरे धीरे आप लेकर के जाओ। तो ये मॉन्टेसरी विधि ये कहती है साथियों। ठीक है, मेरे हिसाब से सारे बातें आपको समझ में आ रही होगी। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना क्या करना, ये तो आपको ही देखना है साथियों। मेरा काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध करवाना। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न है, पठन आरंभ में कौन सी क्रिया पहले होनी चाहिए? चित्र विश्लेषण, शब्द विश्लेषण या ध्वनि विश्लेषण या अर्थ विश्लेषण? सबसे पहले अगर आप पठन आरंभ करते हो, जब भी बच्चे को हम लोग पढ़ने बैठते हैं, उसकी बुक्स जो किताबें होती है आप सबको पता होगा, उसमें क्या होता है, चित्र दिए हुए होते हैं और उनके आधार पर ही वो सीखता है। ठीक है, तो पठन आरंभ जब करेंगे तो चित्र विश्लेषण वाली बात यहाँ पर ज़्यादा आएगी। 91 नंबर का प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति? तो यहाँ पर सबसे पहले मातृभाषा शिक्षण में सबसे पहले बात करेंगे खेल पद्धति को, क्योंकि इसमें बच्चे की रुचि होती है, तो सबसे पहले खेल पद्धति को अपनाया जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, इस विधि का संबंध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनियों से है? कौन सी विधि है जिसका संबंध अक्षरों तथा ध्वनियों से होता है? अक्षर बोध विधि, देखो और कहो विधि, स्वर उच्चारण विधि या अनुकरण विधि? तो स्वर उच्चारण विधि जो होती है साथियों, उसमें जो है अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनियों से संबंध होता है, वह स्वर उच्चारण विधि होती है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में साथियों। 93 नंबर का प्रश्न आ जाता है और देखिएगा आप लोग, यहाँ पर बहुत प्यारे प्रश्न चल रहे हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, उपरोक्त? सभी पद्धतियां जो है खेल विधि पर आधारित है या खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, चाहे मॉन्टेसरी हो, चाहे किंडरगार्टन हो या ह्यूरिस्टिक हो, यहाँ पर उपयुक्त ऑप्शन राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है आगमन विधि से। साथियों, जो आगमन विधि है उससे पूरे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनते हैं आगमन विधि के, सारे क्वेश्चन एक साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो आप लोग उन सभी प्रश्नों को देखिएगा। चलिए, आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? तो पहला प्रश्न है, आगमन विधि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं साथियों। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 5, 2, 7, 3। तो कितने हैं? 2। आगमन विधि, फिर निगमन विधि, आगमन निगमन विधि। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 2 रूप हैं साथियों। तो यहाँ पर आप 2 रूप। दूसरा है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी होगी? आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर वाक्य विश्लेषण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त विधि होगी वो होगी आगमन विधि। 100% वाक्य विश्लेषण के लिए बहुत तगड़ा प्रश्न है ये।
इसको याद रखना भाई। तीसरा नंबर का प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए इनमें से। आप लोगों को मैच करना है। गद्य शिक्षण, रसास्वादन विधि, रचना शिक्षण, आगमन विधि, व्याकरण शिक्षण, मौन वाचन, पद्य शिक्षण और स्वादन विधि। तो साथियों आपको मैच करना है। तो देखो इसमें हम लोग मैच करने वाली बात है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो ए में 3 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में 2 और डी में 1। तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, गद्य शिक्षण की अगर बात करेंगे तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। गद्य शिक्षण के इस तरह से आप मैच कर लो। तो गद्य शिक्षण के लिए मौन वाचन, और इसके बाद में बी के अंदर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर रचना शिक्षण के लिए संवाद लेखन हो जाएगा, ठीक है। और सी के लिए हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट। तो व्याकरण शिक्षण के लिए मैच करेंगे, आगमन विधि को व्याकरण शिक्षण के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और डी में हो जाएगा साथियों पद्य शिक्षण के लिए पहला ऑप्शन हो जाएगा, तो रसास्वादन विधि। तो ठीक है, तो पद्य शिक्षण को रसास्वादन विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो गद्य शिक्षण को साथियों मौन वाचन से, इसके बाद में बी रचना शिक्षण को साथियों संवाद लेखन से, और इसके बाद में व्याकरण शिक्षण को साथियों आगमन विधि से, और साथियों जो है पद्य शिक्षण को साथियों जो है रसास्वादन विधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पर मैच हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा साथियों वो यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। फोर्थ नंबर का आगमन शिक्षण विधि में से ही फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है, व्याकरण शिक्षण का किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की जो कौन सी विधि है जिसमें हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, तो वो विधि हम लोग जो पढ़ रहे हैं आगमन विधि में ही ये होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। तो आगमन विधि में जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है साथियों। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात उदाहरण से अग्रसर होता है साथियों। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है साथियों, ठीक है। उदाहरण से सूत्र की ओर नहीं, उदाहरण से विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आता है, आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय हमें छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदाहरण से सूत्र की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं, तो साथियों प्रयोग विधि को हम लोग अभी आगमन विधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही राइट होगा। प्रयोग विधि को क्या कहते हैं, आगमन विधि भी कहते हैं। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है किसमें, व्याकरण शिक्षण में, साहित्यिक अभिक्रमिक अनुदेशन, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में। तो साथियों आगमन विधि का अधिकतर प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, 100% ये राइट होगा। 9th नंबर का प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि। तो आगमन विधि में साथियों उदाहरण से हम लोग सूत्र की ओर चलते हैं, इसका मतलब उदाहरण विधि के नाम से भी आगमन विधि को जाना जाता है। तो साथियों अगली क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो कहाँ से पढ़ेंगे, निगमन विधि से पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग निगमन विधि से बात करेंगे। हम लोगों ने आगमन विधि भी पढ़ ली और जो शिक्षण विधियां थी उनको भी हम लोगों ने थोड़ा देखा है। तो अब साथियों यहाँ से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मित्रों मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, प्यार दीजिएगा और पूरे वीडियो देखिएगा, 100% फ़ायदा होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। बहुत प्यारे प्रश्न है और इन सभी की PDF आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, 5000 6000 लोगों ने उसे ज्वाइन किया है, आप लोग भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।